कि लोगों में डेंटल अवेयरनेस बहुत कम है। बिफोर बेड आपको ब्रश जरूर करना होता है। हम कितने बार ब्रश करना चाहिए और कितने दिन में हमको एक डेंटिस्ट के पास चले जाना चाहिए? एक एज के बाद उनके दांत झड़ जाते थे। मैक्सिमम टाइम आप देखते रहे होंगे कि बिना दांत के होते थे वो लोग। स्मोकर्स होते हैं या फिर पान मसाला ऐसी चीजें खाते हैं लोग। पर आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि कैंसर कैसे हो रहा है। मुंह बंद नहीं होता था प्रॉपरली, पूरे टाइम उनका मुंह हिलता रहता, उनके जॉज हिलते रहते। तो उसकी मतलब मेन समस्या क्या है कि इतना महंगा डेंटल पड़ता क्यों है लोगों को? काफी टाइम बाद डेंटिस्ट के यहाँ विजिट किया और काफी पेन लेके आप गए, पेन स्वेलिंग लेके। बच्चों के इंटीरियर जितने भी सामने के दांत हैं या वो सब में सड़न है। 32 दांतों के लिए 5 साल की पढ़ाई क्यों? तो हमारे लिए क्या ऑफर मिलेगा? हेलो, हर हर महादेव। आज हम मिलाते हैं आपको नए गेस्ट से, जो कि हमने अब तक पॉडकास्ट करे आर्टिस्ट लोगों के या अलग अलग फील्ड में। अब की बार हम करने वाले हैं डॉक्टर साहब का, जो कि डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट। अब मिलते हैं, हम आपकी बात कराते हैं डॉक्टर जी से। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर रीना, फाउंडर ऑफ सोशल डेंटिस्ट। मैं सेकेंड जनरेशन डेंटिस्ट हूँ और मुझे 13 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो अभी तक मैंने जितनी भी एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड में, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों में डेंटल अवेयरनेस बहुत कम है, डेंटल या ओरल हाइजीन को लेके। तो उसके लिए मुझे लगा कि एक, और आपने भी मुझे इनवाइट किया इस पे, इसके लिए थैंक यू। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी जो शायद लोगों को ना पता हो। तो अब इस उसके थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं लोगों को कुछ नई चीज़ें और शायद कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता हो लेकिन आप डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगी। तो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। हम ऐसा पॉडकास्ट करना चाहते हैं कि आध घंटे 1 घंटे का, जिससे लोगों को अवेयरनेस मिले कि 1 घंटा उनका टाइम वेस्ट ना हो। जो पॉडकास्ट देखे तो उनको लगे कि हाँ, कि हमने अपना टाइम वेस्ट करा है तो हमारे लिए कुछ काम के लिए आया है। तो इसीलिए लोगों के लिए आज के टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि मुंह से बदबू आना, मसूड़ों से खून आना। ये सब चीज़ समस्या का कैसे हल कर सकते हैं? मुंह से बदबू आना और ब्लीडिंग गम्स की एक ही प्रॉब्लम होती है। मतलब ऐसे तो वेरियस फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन फैक्टर है वो ये है कि पुअर ओरल हाइजीन। लोग बहुत अच्छे से उनको पता ही नहीं कि उनको डेंटल हाइजीन को लेके रूटीन कैसी होनी चाहिए, उनकी क्लीनिंग कैसी करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि आप प्रॉपर ओरल हाइजीन के बारे में आपको पता ही नहीं है। तो उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने के पहले, बिफोर बेड आपको ब्रश जरूर करना होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जर्म्स डेवलप होते हैं या ग्रो करते हैं वो रात को, ओवरनाइट ही वो जनरेट होते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम मॉर्निंग में एक बार स्किप कर सकते हैं, लेकिन रात को हमें ब्रश करना ही होता है। वहाँ बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। इसी में कि ब्रश करना बताया कि हम कितने बार ब्रश करना चाहिए और कितने दिन में हमको एक डेंटिस्ट के पास चले जाना चाहिए अपने दांतों को चेक कराने के लिए? ब्रश हमें दिन में 2 बार, मतलब एक बार सुबह एक बार रात को, और कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक तो करना चाहिए। इससे ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपके दांतों के लिए इनेमल लेयर ही घिसेगी आपकी। तो बहुत एक्सेसिव हार्ड ब्रश भी नहीं करना चाहिए, वो भी मीडियम या सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करना चाहिए। और उसके साथ आपको डेंटिस्ट के पास जहाँ तक जाने की बात है, तो आपको 6 महीने में या साल भर में एक बार जरूर जाना चाहिए। एक डेंटल विजिट जो होगी आपकी, वो आपके फ्यूचर ओरल हेल्थ के लिए ही बेटर होगी। कि छोटी सी भी कैविटी या प्रॉब्लम स्टार्ट हुई होगी, उसी दिन डायग्नोस हो जाएगी और उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। टूथपेस्ट करते समय तो हमको टूथपेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए? टूथपेस्ट जनरली हमें तो सबसे ज़्यादा आजकल लोग ब्रांडिंग और ये सारी चीज़ें देख के ही आप टूथपेस्ट लाते हो अपने घरों में। तो उसके लिए पर सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग आपके दांतों के लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन आपके दांतों की हेल्थ के लिए जो इम्पोर्टेंट है और गम्स की हेल्थ के लिए, वो टूथपेस्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि एसएलएस और आपका फ्लोराइड की क्वांटिटी कम हो। एसएलएस तो नहीं होना चाहिए। एसएलएस जो एक चीज़ होती है
सोडियम लॉरेल सल्फेट ये आपके एक फोमिंग एजेंट होती है, जो आपके सोप में, आपके डिटर्जेंट में, इन चीज़ों में पाई जाती है, जो कि कार्सिनोजेनिक होती है और आपके ओरल हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होती है। क्योंकि मॉर्निंग में उठ के ही मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं कि वो बिना कुछ खाए पिए आप जाके टूथपेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं, और आपकी क्योंकि सारी की सारी जो टिश्यूज हैं आपके सलाइवा और ये सारी चीज़ें जितने भी ऐसे हैं ओरल कैविटी के, वो सारे हम मॉर्निंग में ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं हमारी टिश्यूज, ओरल टिश्यूज सारे आपके जो फोमिंग एजेंट है उस चीज़ को, तो वो कार्सिनोजेनिक है जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है और जहाँ से कैंसर कॉज करता है। तो हमें ये देख के लेना होता है कि वो SLS फ्री हो और फ्लोराइड क्वांटिटी उसमें कम। जैसे कि इसमें आसान भाषा में किसी 3 टूथपेस्ट या 2 ऐसे कुछ नाम बताइए जो पब्लिक आसानी से कहीं से भी जाके ले सके और उनको नुकसान ना हो। आपको जनरल किसी शॉप पे तो मुझे पता नहीं कि वो मिलेंगी या नहीं, लेकिन आपको ऑनलाइन आजकल सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो एक तो मैं बताऊंगी, एक स्पिक्टा टूथपेस्ट है, एक परफोरा है, एक डेंटी 91 करके है। डेंटी 91 में तो आपको अलग अलग विमेंस के लिए अलग मिलेगी, आपको डेंटी 91C करके वो आता है, और बच्चों के लिए अलग है और मेल एडल्ट्स के लिए अलग है, सबके लिए आपको अलग अलग जनरल पेस्ट अलग है। तो आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। इसमें जैसे मेल के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग और वुमेन के लिए अलग, इनमें मतलब डिफरेंस क्या क्या, मतलब उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उनके लिए अलग अलग क्यों है और उनको क्यों यूज करना चाहिए वो? बच्चों के लिए अलग इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चों में फ्लोराइड की नीड होती है, क्योंकि बच्चों के ओरल हेल्थ के लिए हम फ्लोराइड एप्लीकेशंस भी करते हैं क्लिनिक्स में, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो बच्चों को फ्लोराइड पेस्ट इसलिए करवाते हैं, तो बच्चों के पेस्ट में फ्लोराइड होना चाहिए, इसलिए हम उसको फ्लोराइड पेस्ट करवाते हैं, इसलिए कैटेगरी अलग हो जाती है। और बड़ों में जो होता है फीमेल्स का, अभी तक तो सबका अडल्ट का एक ही होता था, लेकिन अब थोड़ी सी कैटेगरी अलग हो रही है, क्योंकि फीमेल्स की जो बॉडी एनाटॉमी ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो उसके साथ एक चीज़ होती है कि जैसे उन जो भी फिजिकल फिजियोलॉजी सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं बॉडी में, उसके लिए वो होता है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि उनकी बोन्स की स्ट्रेंथ, इन सारी चीज़ों को। लेकिन ये प्रेगनेंसी में भी वुमेन को अलग करना चाहिए, उसके लिए कोई डिफरेंस बताते हैं, उसके लिए कौन सा कोलगेट यूज करना चाहिए टूथपेस्ट? एग्जैक्टली यही जो मैंने आपको बताया ना, डेंटी 91C करके जो आता है, वो आप प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं और रेगुलर बेस पे सारी वीमेंस उसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आज के टाइम में तो टूथपेस्ट नई 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 ब्रांडिंग चलती जा रही है, कोई अच्छे से अच्छी ब्रांडिंग कर देता तो वो बिक जाता। लेकिन इसी में कुछ समय पहले चलते हैं तो हमारे जैसे बाबा थे, पापा थे, तो वो दातुन वगैरह यूज करते थे और उनके दांत उससे ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम में नए नए टूथपेस्ट करने के बाद, महंगे महंगे ब्रांडेड करने के बाद भी दांत हमारे खराब होते जा रहे हैं। तो उसके लिए मतलब क्या डिफरेंस है उनमें? उसमें कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है, एक चीज़ है, एक फैक्टर है कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या बाकी वो सारे लोग थे, तो उनके, आप बोल रहे हैं ना कि उनके दांत स्ट्रांग होते थे और ज़्यादा, ऐसा नहीं है। एक एज के बाद उनके दांत झड़ जाते थे, मैक्सिमम टाइम आप देखते रहे होंगे कि बिना दांत के होते थे वो लोग। तो एक एज के बाद उनके भी दांत झड़ते थे, पर उनका डाइटरी वो सारी चीज़ें जो थी ना, वो थोड़ी सी अलग थी। वो खाते ऐसी चीज़ें थी कि फाइब्रस चीज़ें खाते थे, जैसे शुगर केन, गन्ना, ये सारी चीज़ें वो रेगुलर खाते थे, जिससे कि सेल्फ क्लींजिंग होती थी उनके दांतों की। और अभी हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है उससे। हम सारी स्टिकी चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे दांतों में चिपक जाते हैं और फिर वहाँ से डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे दांतों का, और क्लीनिंग उतनी हम करते नहीं हैं। अभी जैसे खाने की बात चल रही है, हमारे नए नए एक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टर, पुराने एक्टर भी, वो पान मसाला इनकी ऐड करते हैं, इनकी वजह से ओरल कैंसर वगैरह होते हैं। तो इसको किस तरीका से रोक सकते हैं और कैसे पब्लिक पे इस पर विचार करना चाहिए? ओरल कैंसर का, हाँ, सबसे बड़ा जो एक 2-3 फैक्टर्स हैं वो यही होते हैं कि आप अल्कोहलिक लोगों के लिए, या फिर स्मोकर्स होते हैं, या फिर पान मसाला ऐसी चीज़ें खाते हैं लोग, तो वो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उसमें, जैसे कि बीटल नट हो गया, सुपारी आपका पान में या पान मसाला में,
स्मोकर्स के लिए निकोटीन हो गया, जिसमें टोबैको होता ही होता है, आपको किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं वो आपके लिए हार्मफुल ही होगा। और जहाँ तक कि आपके एक्टर और सेलिब्रिटीज उसके ऐड करते हैं, तो उसका एक रीजन है कि आजकल के जो यूथ है वो उनको रोल मॉडल मानने लगे कि वो हमारे रोल मॉडल हैं, उनको उसी तरह से फॉलो करते हैं कि वो खा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा, पर ऐसा नहीं है, वो उस चीज का सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, खाते नहीं। तो ओरल कैंसर के ये फैक्टर्स होते हैं कि आप टोबैको किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, वो स्मोकिंग के फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वो स्मोक कर रहे हैं या आप पान मसाला ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में, या अल्कोहल, ये आपके ओरल कैविटी को, आपके गम्स को, आपके टीथ को हार्म करता ही है, और ये कैंसर कॉजिंग एजेंट भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि पर आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि कैंसर कैसे हो रहा है, वो खाते जा रहे हैं कि हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई समस्या ही नहीं है इससे। लेकिन प्रॉब्लम, कैंसर आने के पहले भी कुछ स्टेजेस होते हैं, कैंसर ऐसे ही नहीं आ जाता कि बस कैंसर हो गया किसी को, उसके पहले प्री कैंसरस जो कंडीशंस होती हैं वो दिखती हैं। प्री कैंसरस लीजन्स दिखते हैं आपके मुंह में, जैसे कि कुछ वाइट पैचेस या रेड पैचेस, कुछ भी इस तरह की चीजें दिखेंगी, या कुछ लोगों की रिस्ट्रिक्टेड ओपन ओरल कैविटी, ओरल ओपनिंग जो होती है वो माउथ कम खुलता है, तो वो भी एक कंडीशन होती है आपकी प्री कैंसर की। तो आपको उसको पता होना चाहिए, अगर आप अवेयर हैं इन चीज़ों से, तो आप फिर आपको लगेगा कि हाँ ऐसी चीज़ हो रही है तो हमें ये छोड़ना चाहिए, हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। इसी में जैसे कि लोगों की आदत लग चुकी है, खाते खाते अब एक साथ नहीं छोड़ सकते, सब लोग बोलते हैं, तो उनको धीरे धीरे कैसे उससे छुटकारा पाएं। और इसमें आप ये भी बता सकते हो कि लोगों को कि ये जो कैंसर की स्टेज है इंडिया में कौन सी रैंक पर है। कैंसर जो है ये 13th जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं वर्ल्ड वाइड, ओरल कैंसर उसमें 13th नंबर पे आता है। तो और ओरल कैंसर की रिकवरी जो होती है, इसमें अगर कोई ठीक भी हो, 30% ऐसे चांसेस होते हैं ठीक होने के, 30-40। अगर कोई ठीक हो भी रहा है तो मैक्सिमम 5 years या कुछ उससे रिकवरी के बाद। इसमें कि जो अक्कल दाढ़ होती है ये कब से स्टार्ट हो जाती है और इसकी वजह से कितनी कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है लोगों को। अक्कल दाढ़ 16 ऑनवर्ड, 16 ईयर से आना स्टार्ट हो जाता है, और 21, 22 या टिल लाइफ वो कभी भी आ सकता है इसके बाद। पर इसकी कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं, अगर आपकी ओरल कैविटी में इतना स्पेस है कि वो प्रॉपर्ली इरप्ट हो गए हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, वो भी आपके बाकी टीथ के तरह फंक्शन करेंगे। पर अगर आपके दांत क्राउडेड है, लाइक पहले से ही स्पेस नहीं है, तो उसको आने की जगह ही नहीं है, पहले से ही आपके दांत क्राउडेड है, तो ऐसी कंडीशन में वो टेढ़ा मेढ़ा निकलना स्टार्ट होता है, या इरप्ट ही नहीं होता, पार्शियली थोड़ा सा इरप्ट होता है, और बाकी फिर उसके ऊपर पेरिकोरोनाइटिस, लाइक आपके गम्स इन्फेक्ट होते हैं उस सरफेस पे, उस एरिया में आपको आपकी ओपनिंग कम होती है उसकी वजह से, और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके उसके बगल वाला दांत सड़ने लगता है क्योंकि वहाँ आपका खाना फंसने लगता है। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को दिखाना होता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, और अगर ऐसी समस्या है तो आप उसको निकलवा भी सकते हैं। आपका विजडम टूथ मोस्टली प्रॉब्लमेटिक ही होते हैं, वो इरप्ट होते हैं, कुछ लोगों में होता है कि बहुत आराम से वो निकल गए, स्पेस है, सारी चीज़ें, पर मैक्सिमम लोगों में चाहे वो जेनेटिक फैक्टर्स हों या फिर कोई भी फैक्टर हो, उसकी वजह से इरप्ट होने में प्रॉब्लम आती है। इसी में टीथ वाइटनिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। टीथ वाइटनिंग डिपेंड्स ऑन केसेस। कुछ केसेस में क्या होता है कि टीथ वाइटनिंग किसी के तो अगर नेचुरली शेड उनके दांतों का थोड़ा सा डार्क है तो आप करवा सकते हैं कि हाँ आपको लाइट चाहिए, थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपके दांत हेल्दी हैं या नहीं है। आप रेगुलर टीथ वाइटनिंग पेस्ट यूज नहीं कर सकते, वो आपके दांतों के लिए हार्मफुल होंगे। इसी में कि जैसे कि सबसे हार्ड केस आपके पास कौन सा आया था जिसको आपने सही करके भेजा हो। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जो इस तरह के हैं, पर मुझे अभी जो रिसेंट एक केस था मेरा, उनको प्रॉब्लम थी कि
मुंह बंद नहीं होता था प्रॉपरली, पूरे टाइम उनका मुंह हिलता रहता, उनके जॉज हिलते रहते थे। तो उनकी प्रॉब्लम उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, फिजिशियंस को दिखाया और अलग अलग डॉक्टर्स को भी दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया। मैक्सिमम डॉक्टर्स ने उनको पार्किंसंस बता दिया कि आपको पार्किंसंस है, मतलब आप इसीलिए ये चीजें आप ऐसे हिल रहे हैं। फिर पार्किंसन मतलब कि एक और बता सकते हो एक अच्छे से हिंदी में लोगों को जो अच्छे से समझ में आए? पार्किंसंस एक डिजीज होती है लोगों में जिसमें कि उनका कंट्रोल नहीं होता, पूरे टाइम उनका हाथ हैंडशेक होते हैं, बॉडी ये ऐसे हिलते रहते हैं, कंपन की तरह की जो होती है। हाँ वो उसी तरह होती है, उनका कंट्रोल नहीं रहता, तो वो होती है। और तो डॉक्टर ने उनको डायग्नोज किया कि आपको पार्किंसंस है। ऐसी कंडीशन में फिर उनको पता चला किसी दांत में कोई पेन या कुछ हुआ, वो आए हमारे पास। हमारे पास आने के बाद हमने डायग्नोज किया कि इनकी जो बाइट है वो प्रॉपर नहीं है, किसी एक साइड उनके दांत बंद ही नहीं होते थे, प्रॉपर ओक्लूजन नहीं थी, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम, और बहुत लॉन्ग टर्म से ये प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनको उनके जबड़े प्रॉपर बंद नहीं होते थे। ऐसी कंडीशन में हमने उनका कुछ ट्रीटमेंट किया, उनकी बाइट प्रॉपर रिकॉर्ड करके टेम्परेरी लगाया, उसके बाद फिर टेम्परेरी हमने उस पर कैप्स लगाए, टेम्परेरी पूरा प्रोसेस दिया। उसके बाद जब उनकी बाइट प्रॉपर आ गई फिर हमने उनको परमानेंट दे दिया। तो वो मुझे अभी तक वो केस अभी भी याद है कि वो कितना हैप्पी होके गए थे वहां से, कितनी ब्लेसिंग्स दे के गए थे, और फिर वो डॉक्टर को जाके बोल के भी आए थे कि ये डेंटल प्रॉब्लम थी जो आप लोगों ने गलत डायग्नोज किया। मतलब ऐसे केसों को करके जब खुद को कैसा फील होता है कि आपने किसी को सही करके भेजा और बड़े बड़े हॉस्पिटल के लोगों ने मना कर दिया था कि ये कुछ और प्रॉब्लम, ये नहीं हो पाएगी, और आपने उसको कुछ महीनों में ठीक करके भेजा, तो मतलब कैसे उसको करते हो? ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील होता किसी की ब्लेसिंग्स लेना या फिर किसी के फेस पे स्माइल लाना। इसीलिए मैंने ये फील्ड भी चूज किया क्योंकि मुझे दूसरों के फेस पे स्माइल लाना बहुत पसंद है। क्लिनिक पे जैसे हमने भी विजिट करा तो इनकी क्लिनिक पे मतलब डॉक्टर हैं, लेकिन जब आते हैं तो जाते हैं कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन तब वहां से आप अपना ट्रीटमेंट करवा के आते हो तो आपको लगता है कि हम एक दोस्त के पास गए थे और वहां से आ रहे हैं, कि मतलब कि अब दांतों में कि जैसे दांतों में दर्द हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं करती, तसल्ली पूर्वक आपका अच्छे से काम किया जाता है, बिल्कुल एक दोस्त की तरह करा जाता है कि आपको ज्यादा दर्द नहीं। और सबसे ज्यादा बच्चे जो कि बहुत आते तो शायद डर डर के, लेकिन जाते खुश हो के रहे, तो उन बच्चों के लिए जो आते हैं, बच्चे खुश होकर जाते हैं, उनके लिए कैसा महसूस होता है बच्चों के साथ? बच्चों के साथ तो फिर वही है कि आप किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि डेंटल फोबिया तो हर किसी के अंदर होता है, बड़ों के अंदर होता है, तो वो तो बच्चे होते हैं फिर भी। पर आप उनको कितना फ्रेंडली फील कराते हो, कितना फैमिलियर फील कराते हो उनको, कि वो किसी क्लिनिक में नहीं आए हैं, वो बस एक विजिट है जो कि डेंटल हाइजीन के लिए है, उनकी नॉलेज के लिए है, तो उस तरह से रिलेट कर पाते हैं और फिर हैप्पीली जाते हैं। इसी में कि डेंटल को बताया जाता है कि सबसे ज्यादा महंगा डेंटल ही पड़ता है, तो उसकी मतलब मेन समस्या क्या है कि इतना महंगा डेंटल पड़ता है क्यों लोगों को? वो आने से इसीलिए ज्यादा लोग डरते हैं कि हम जाएंगे, इतने पैसे हमारे पास है नहीं और ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ऐसा ये एक मिथ है कि डेंटिस्ट्री बहुत महंगी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेंटल ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव तब होते हैं जब आप उनको नेग्लेक्ट करते हो और एक ऐसी स्टेज पे पहुंचा देते हो जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट भी एक्सपेंसिव हो जाता है और आपको काफ़ी सफ़र भी करना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि आपने काफ़ी टाइम बाद डेंटिस्ट के यहाँ विजिट किया और काफ़ी पेन लेके आप गए, पेन स्वेलिंग लेके, उस टाइम अगर आपने वो पहले दिखा लिया होता तो शायद एक छोटी सी फिलिंग या एक क्लीनिंग से वो ठीक हो जाता। आज वही चीज़ आपकी रूट कैनाल या एक्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से आपका एक्सपेंस जहाँ 500 या 1000 आना था वहाँ आप 3000, 5000 टू 10,000 तक आ रहा है, या और एक्सपेंसिव अगर आप इम्प्लांट करवा रहे हैं तो और एक्सपेंसिव हो रहा है। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को नेग्लेक्ट कर रहे हो और एक ऐसी कंडीशन में पहुंचा रहे हो जहां उसको ट्रीट करना भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। जैसे इसी में डेंटिस्ट कोर्स करके आते हैं, अपना कंप्लीट कोर्स करते हैं, ज़्यादातर इसमें देखा जाता है कि लोग अपने क्लिनिक की तरफ ज़्यादा चलते हैं, एक जॉब पर कम क्लिनिक की तरफ ज़्यादा चलते हैं। तो उसमें आपको जैसे 13 साल की नॉलेज है, आपके पिताजी को भी नॉलेज है, उन्होंने भी कोर्स करा, उनको तो ज़्यादा नॉलेज है आपसे भी, तो इसी में आप क्या बोलना चाहोगे कि अपना क्लिनिक खोलना चाहिए या कुछ दिन और काम जॉब करनी चाहिए, मतलब एक कैसे पब्लिक को बताना चाहोगे इसमें बेस्ट क्या चीज़ है?
बेस्ट ऑलवेज जब आपके पास एक्सपीरियंस है वही बेस्ट है आपको एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सर्टिफाइड डॉक्टर्स तो हर कॉलेज आपको सर्टिफिकेट दे के भेज रहा है। 5 साल में आपका यूजी कंप्लीट हो गया, उसके 3 साल बाद आपकी पीजी कंप्लीट हो गई, आप सर्टिफाइड डेंटिस्ट तो हो गए। लेकिन ये बिल्कुल भी कॉलेज से निकलने के बाद ये बिल्कुल नहीं होता। और आजकल के कॉलेजेस जिस तरह से बच्चों को निकाल रहे हैं, इनकी ओपीडीज ही इतनी कम है कि जो भी बच्चे वहां से निकल रहे हैं, स्टूडेंट्स वहां से निकल रहे हैं पास आउट होके, उनके पास कुछ भी कोई नॉलेज नहीं है। बुक की नॉलेज तो फिर भी होगी लेकिन क्लिनिकल नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो अगर क्लिनिक्स में एंटर भी करते हैं तो वो खुद को तो छोड़ दीजिए लेकिन पब्लिक को कितना हार्म कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी है कि ये एक तरह की क्वेकरी ही है कि आपको नॉलेज कुछ नहीं है और सारी चीजें बुक्स की नॉलेज से तो होती भी नहीं है। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आप पास आउट होके 5 साल बाद निकल रहे हैं, 8 साल बाद निकल रहे हैं, तो भी आपको एक्सपीरियंस के लिए 2 या 3 साल किसी एक्सपीरियंस के अंडर काम करके एक एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। उसके बाद आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में घुसना चाहिए। एक आज के टाइम में जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके दांत जल्दी सड़ जाते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि सड़ जाते हैं या बीच में से टूटने लगते हैं। अभी इसकी मेन समस्या क्या है कि चॉकलेट से ज़्यादा, क्योंकि बच्चे चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट की वजह से दिक्कत है या इसकी समस्या और कुछ है? इसकी प्रॉब्लम चॉकलेट तो बिल्कुल नहीं है। चॉकलेट खा के अगर वो सो जाते हैं वो एक अलग कंडीशन है कि उनके दांत सड़ने लगे, अलग प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल जो मेरे पास जैसे केसेस आ रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम केसेस ऐसे हैं कि बच्चों के इंटीरियर जितने भी सामने के दांत हैं वो सब में सड़न है, सारे दांत काले पड़े हुए हैं। उनके पेरेंट्स लेके आते हैं कि इसके दांत तो धीरे धीरे काले हो रहे हैं सारे, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो उसका एक रीज़न होता है कि ये मैक्सिमम नर्सिंग बॉटल कैरीज होती है। तो ये बॉटल फीडिंग की वजह से मैक्सिमम टाइम होती है कि बच्चा बॉटल फीड करके सो जा रहा है और ओवरनाइट वो उसके मुंह में पड़ा, मिल्क पड़ा हुआ है, उसके दांतों में लगा हुआ है, जिसकी वजह से वहां सड़न होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी में बच्चे उस सड़न को हटाने के लिए एक ब्रश करना कब से स्टार्ट कर दें? जब भी आपका फर्स्ट टूथ आपके मुंह में दिखे आपके बच्चे के, तभी से उसको ब्रशिंग करना, ओरल हाइजीन सिखाना इंपॉर्टेंट होता है। कुछ टाइम तक तो बच्चा इस तरह से नहीं है कि वो सीख पाएगा। उस टाइम पेरेंट्स का वो होता है कि वो उनको सिखाएं, वो उनके दांत क्लीन करें, उनकी ओरल कैविटी को क्लीन रखें। जैसे कि उनका ब्रश अलग करके आता है, आपने बताया था, तो वो ब्रश आपके पास मिल सकता है या नहीं? वो तो कहीं भी आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। अच्छा, तो इसी के लिए बड़ों के लिए भी बताया जाता है कि ब्रश करने का अलग तरीका होता है और जो कि हम करते हैं वो एक अलग तरीके से करते हैं। तो उनको आप बता सकते हैं कि ब्रश किस तरीके से करना चाहिए? ब्रश करने का एक जो तरीका है मैक्सिमम, इवन जब तक मैं नॉन डेंटल स्टूडेंट थी तब तक मैं भी ऐसे करती थी। तो अब दूसरों के बारे में बता रही हूँ। मैक्सिमम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड वो ऐसे ब्रश करते हैं, राइट? इवन आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे इन चीजों से। तो वो ऐसे ही करते हैं। आप गए 20-30 सेकेंड इधर किया, हो गया, आपकी ब्रशिंग हो गई कंप्लीट। और मैक्सिमम लोग तो टंग क्लीन करना भूल जाते हैं इसके बाद। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप ब्रश करने जा रहे हैं, फर्स्ट तो आपका जो ब्रश हो वो ऐसा होना चाहिए, सॉफ्ट या फिर मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसके साथ आपको टूथपेस्ट कितना यूज करना है ये भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में। जैसा कि आपको एडवर्टीजमेंट या बाकी जगह दिखाया जाता है कि पूरा पेस्ट इस पे आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा सा, एक छोटा सा अमाउंट, एक पी साइज या राइस ग्रेन साइज आपको पेस्ट आपके टूथब्रश पे रखना होता है और सिर्फ उतने पेस्ट से आपको ये जिगजैग करना होता है ऊपर से नीचे की तरफ। अच्छा, नीचे के जो दांत हैं, एक बार ना थोड़ा कैमरे की तरफ करके बता दो जो लोग समझे। आपके जो नीचे के दांत हैं उनमें आपको ऊपर की तरफ ब्रश करना है और जो ऊपर के दांत हैं उसमें नीचे की तरफ, लाइक जिगजैग आपको ऐसे करना है, ठीक है? ऐसे करने से क्या होगा कि इंटरडेंटल स्पेसेस में जो खाना फंसा होगा, इसके ब्रिसल्स इसके अंदर जाएंगे और वो खाना निकल जाएगा। ऊपर के साइड भी सेम यही होता है। तो आपको इस सरफेस पे भी, इवन जो आपका ऑक्लूजल पार्ट है यहाँ पे भी ब्रश करना है। आपके इस सरफेस को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।
यहाँ और इवन ऊपर किसी भी सरफेस को आपको छोड़ना नहीं है। और उसके बाद आपको टंग क्लीन करना, ये भी मैंडेटरी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो कंप्लेन करते हैं कि मुंह से बदबू आ रही है या इस तरह, वो टंग की क्लीन ना होने की वजह से भी आती है। तो आपको टंग क्लीन भी करना होता है, प्लस टूथ ब्रशिंग भी करना होता है, वो भी 2 बार, सुबह और रात को सोते टाइम। इसी में एक दांतों में झंझनाहट आना। और एक चीज मैं और आपको इंटरप्ट करूंगी, एक चीज और होती है, कुछ लोगों में, मैक्सिमम बहुत सारे लोगों में आजकल कैप्स और ब्रिज लगे हुए होते हैं, चाहे उन्होंने इम्प्लांट करवाया है या कैप लगवाया हुआ है या ब्रिज लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन में खाना फंसने लगता है उनके दांतों में, तो उसके लिए एक इंटरडेंटल ब्रश आता है, ठीक है। ये आपको दांतों के बीच में रखना होता है और इसके बीच में खाना फंसा होता है जो वो निकल आता है। अगर ये चीजें आप रेगुलर फॉलो करें तो आपको डॉक्टर के पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये दांतों में झंझनाहट आना, ठंडा लगना, तो इसकी क्या समस्या है और इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? दांतों में झंझनाहट आने के कई सारे फैक्टर्स होते हैं। इसमें कुछ तो इस तरह के फैक्टर्स भी होते हैं कि बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ऐसी चीज़ें, बेवरेज। और कुछ लोग होते हैं, कुछ मैकेनिकल वो भी होते हैं, फैक्टर्स भी होते हैं कि किसी के दांत बहुत घिस रहे हैं, चाहे वो हार्ड ब्रशिंग की वजह से हो या कुछ लोग दांत किटकिटाते हैं उसकी वजह से भी होता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं आपके सेंसिटिविटी के, कि आपके दांत के जो ऊपर का एक सबसे हार्डेस्ट लेयर है इनामल, जिसको इनामल कहते हैं, वो जब खिस जाता है तब सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है। जब आपका डेंटिन जो एक मिडिल पार्ट होता है टूथ स्ट्रक्चर का, वो जब एक्सपोज होता है तब आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है। इसी में एक गलत डेंटल के पास जाना वो कितना हानिकारक हो सकता है, और कैसे लोग पहचान करें कि ये डेंटिस्ट अच्छा है या बेकार है? अभी तो सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों के टाइम में तो मैं आपको बोलूँगी कि ये बहुत इजी हो गया है अभी कि आप उनके रिव्यू भी देख सकते हैं, हाँ, आजकल के टाइम में। और आप उनका एक्सपीरियंस देखिए, हाँ, वो कैसे कॉलेज से हैं, सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख के वो कर सकते हैं। बाकी आज के टाइम में तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर भी हैं जिनके लिए बिजनेस है। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में एक अच्छा डॉक्टर भी सर्च करना बहुत डिफिकल्ट है, पर सोशल मीडिया के टाइम में आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले जॉब करी, जॉब के बाद आपने क्लिनिक खोला, तो इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप एक तो मेरे फादर भी डेंटिस्ट हैं, तो मुझे तो काफ़ी एक्सपोजर वहीं से मिल गया कि मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ उसके पैरेलली, क्योंकि सैटरडे संडे मैं फादर के साथ प्रैक्टिस ही करती थी क्लिनिक में। तो वो मेरे लिए एक बहुत बेनिफिट वाला चीज़ था, जिससे कि सबको नहीं मिलता है ये। बिल्कुल। तो वो अच्छा था मेरे लिए। और उसके साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ मुझे कहीं भी अगर डिफ़िकल्टी आई, लाइक आफ्टर कॉलेज भी मैंने, भले मेरे फादर का वो था, पर बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें आजकल, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और नई इन्वेंशंस आ रही हैं हमारे डेंटिस्ट्री में भी। तो ऐसी कंडीशन में मैं कॉलेज के बाद और एक्सपोजर के लिए मैंने और सारी कोर्सेज किए और आगे भी कहीं और अच्छे हॉस्पिटल्स में जॉब भी किए, एक्सपोजर्स भी लिए। तो वो एक एक्सपीरियंस मेरे लिए अच्छा ही रहा है, उसका बेनिफिट आज भी मुझे मिलता है। जैसे टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं लोगों के, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? टेढ़े मेढ़े दांतों के कई सारे कॉजेज होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, और कुछ इस तरह के फैक्टर्स होते हैं कि उनके जॉ साइजेस उनकी मदर से मिल गए, जिनके जॉ साइज छोटे हैं और दांत बड़े हैं, टीथ साइज। तो ऐसी कंडीशन में उस जगह पे उनके जॉ साइजेस बड़े और दांत, जॉ साइज छोटे और दांत बड़े, तो क्राउडेड हो जाते हैं, मतलब दांत टेढ़े मेढ़े हो गए। तो ऐसी कंडीशंस में उसको सीधे, और इस तरह की कंडीशन में आपको जिंजिवाइटिस, मतलब आपके गम्स इन्फेक्शन, दांत सड़ना, ये और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर क्लीनिंग हो ही नहीं पाती है। आप कैसे भी क्लीन करेंगे, कहीं ना कहीं खाना फंसा रहेगा, ब्रिसल्स नहीं पहुँच पाएंगे टीथ ब्रश के, और जिससे कि आपको बहुत सारी ओरल कैविटी की डेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी।
तो ऐसी कंडीशन में आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं, या फिर आजकल तो और भी बहुत सारी एडवांस आपके अलाइनर्स हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ें आप करवा सकते हैं। पहले के टाइम में आपको 1.5 साल 2 साल का टाइम लगता था ब्रेसेस के साथ ही। अब ब्रेसेस का टाइम भी, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस भी आते हैं आपके, जो कि आपके जो 1-1.5 साल टाइम लगना था वो 7-8 महीने में कंप्लीट हो जाता है। अलाइनर्स के साथ आपको इनविजिबल होता है, तो मतलब पता ही नहीं चलता है कि कुछ लगा हुआ है। एस्थेटिक्स भी, जो लोग एस्थेटिक्स कंसर्न होते हैं उनके लिए भी वो बेटर है कि ब्रेसेस दिख नहीं रहे हैं और उनके दांत भी सीधे हो रहे हैं। इसी में हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जैसे बड़े बूढ़े होते हैं तो एक कुछ समय पहले मैंने भी देखा था कि पहले दांत आते थे नकली वाले जो निकल जाया करते थे, ठीक, लेकिन आज कुछ उनको लगवाने से लोग डरते हैं और कुछ लोगों को पता नहीं कि आज के टाइम में दांत बिल्कुल कंप्लीट लग जाते हैं जो निकलते नहीं है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है और कैसे कैसे लगती है वो? हाँ, पहले के लोग कंप्लीट डेंचर लगवाते थे, जो रिमूवल मतलब निकालने वाला होता था, जिनको डेली निकाल के साफ करते थे और फिर पहनते थे। तो वो उनके डेंचर्स, आजकल वो डेंचर्स भी लगते हैं और एक एडवांस की इम्प्लांट करके फिर उसके ऊपर हम फिक्स लगा देते हैं, जो कि फिक्स रहता है, वो भी 32 ही लगती है। लाइक कंप्लीट डेंचर ही होता है लेकिन इम्प्लांट सपोर्टेड होता है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं होती, वो इम्प्लांट के साथ फिक्स हो जाता है। तो किसी को लगवाना हो तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है? इसमें कई सारी वो हैं इम्प्लांट। अगर आपका, जैसे कि मैं डेंचर्स की बात करूं तो डेंचर्स भी अलग अलग कॉस्ट के आते हैं, जैसे कि 15,000 से लेके 20,000 25,000 ऐसे आता है। और आपका जो इम्प्लांट है वो पर इम्प्लांट आपका 15-20,000 से स्टार्ट होता है। अलग अलग कॉस्ट हैं, आप किस तरह का लगवा रहे हैं ये कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करता है, और आपकी बोन की कंडीशन क्या है। हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जैसे क्लिनिक में जाके हम दांतों को अपने को साफ कराते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये है कि हम उनको साफ कराएंगे तो हमारे दांत हिलने लगते हैं, तो ये सब सच है या झूठ है? ये एक मिथ है कि दांत हिलने लगते हैं साफ करवाने के बाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन दांत आप कब साफ करवाते हैं, जब आपके दांत, और हम तभी सजेस्ट करते हैं उनको क्लीनिंग के लिए जब उनके दांत गंदे होते हैं, उन पे एक टाटर या स्टेन्स इस तरह की कंडीशन होती है, या जिंजीवाइटिस की कंडीशन में उनको हम स्केलिंग सजेस्ट करते हैं, जो कि आपके दांतों के ऊपर जो एक लेयर जमी हुई है टाटर की, वो निकालने के लिए होता है। या फिर जो आपके गम्स इन्फेक्टेड हैं, आपके सॉलिन गम्स हैं, उसकी वजह से जिंजीवाइटिस है आपको, उसमें आपको हेल्प मिलती है। आपके गम्स नॉर्मल होते हैं, गम्स और हेल्दियर होते हैं और आपके टीथ और हेल्दियर होते हैं। तो ये कहीं से भी आपके गम्स को या टीथ को बिल्कुल भी हार्म, हर 6 महीने या 1 साल में आपको क्लीनिंग करवानी ही चाहिए। इसी में बताते हैं कि एक डॉक्टर के लिए कि 32 दांत होते हैं हमारे, और इसके लिए 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। 32 दांतों के लिए 5 साल की पढ़ाई क्यों? तो आपने पढ़ाई करी है तो आप अच्छे से समझा सकते हो। ऐसे हाँ, 32 दांतों की पढ़ाई तो है, लेकिन सिर्फ 32 दांतों की पढ़ाई नहीं है। 32 दांतों के साथ आपके टंग, आपकी ओरल कैविटी, आपके लिप, मतलब सारी चीजों की स्टडी होती है इसमें, जो कि 5 साल भी कम होते हैं उसके लिए। 5 साल निकलने के बाद भी हम पीजी करते हैं, पीजी के बाद भी हम और एक्सपीरियंस गेन करके फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं, तो इसके लिए 5 साल भी कम होते हैं। इसी में जैसे कि पढ़ाई करते हैं, करके आते हैं, तो उनको दिक्कत होती है प्रैक्टिस करने के लिए, तो उनको वो प्रैक्टिस कैसे कर पाए अच्छी तरीके से? जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्रैक्टिस में, वो आजकल तो बहुत सारी और चीज़ें हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। आज के टाइम में तो अगर कोई न्यू प्रैक्टिशनर है जिसने नई क्लिनिक खोली है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आजकल तो आपको कंसल्टेंट भी मिलते हैं कि आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम आई, आपकी क्लिनिक में कोई ऐसा पेशेंट आ गया जो आप हैंडल नहीं कर सकते, उसके लिए आप कंसल्टेंट भी बुला सकते हैं कि आपके सीनियर्स आते हैं, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करके जाते हैं, वो केस करके चले जाते हैं, तो आपके लिए वो भी एक तरह से बेनिफिट है। पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसमें आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी जगह आपको हाथ ही नहीं डालना होता।
आप किसी की हेल्प ले लो, वो ज़्यादा सही है। जैसे कि आपने अपना क्लिनिक खोला, इसका मतलब कैसे दिमाग में आया कि इसका नाम सोशल डेंटिस्ट रखना चाहिए? सोशल डेंटिस्ट रखने का एक ही मोटिव था कि हमें सोशली ज़्यादा कनेक्ट होना था, हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना था, लोगों के लिए कुछ करना था। और वो भी क्लिनिक तो बहुत सारे लोग खोलते हैं, लेकिन एक जो आप पब्लिक से कनेक्ट कर रहे हो ना, उसको ऐसी सर्विसेज देके, और वो भी हर जितने भी जिस तरह के भी लोग आपके पास आ रहे हैं, हर तरह के लोगों को उनके अकॉर्डिंग, एक इंडिविजुअल पर्सन को उसके नीड्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना और उनसे कनेक्ट करना। तो हमारा जो मोटिव है सोशल डेंटिस्ट का वो यही है कि जितने भी हमारे पेशेंट हैं वो हमारे लिए एक फैमिली है। जैसे लोगों से कनेक्ट करना और उनकी हेल्प करना आपने बताया, तो आपने क्लिनिक खोलने के बाद उनकी कैसे हेल्प करी? हम कैंप्स भी हर महीने में कम से कम हमारे 2 कैंप्स होते हैं, जिसमें हम फ्री एक्सरे, फ्री डेंटल चेकअप्स और सैंपल्स देते हैं लोगों को, कुछ मेडिकेशंस और ये सारी चीज़ें। तो वो भी तो सोशली कुछ ना कुछ हम ऐसा करते रहते हैं। हम इवन हम ऑफर्स भी देते रहते हैं अपनी क्लिनिक पे, कुछ भी अच्छा। कोई ऐसा फेस्टिवल या कुछ आता है तो हम फ्री कंसल्टेशन फ्री कर देते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें भी करते हैं। तो हमारे लिए क्या ऑफर मिलेगा? आपके लिए भी ऑफर्स है, आप आइए कभी भी। तो मैम, जैसे लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा, अपना टाइम वेस्ट करा, टाइम वेस्ट का क्या कहना कि लोगों ने हमारा पॉडकास्ट देखा, तो उनके लिए इससे क्या बेनिफिट हो कि आप उनको बता पाएँ कि बिना क्लिनिक पे जाए, बिना डॉक्टर के पास वो खुद कैसे अच्छे रह सकते हैं? इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको डेंटिस्ट के पास बार बार ना जाना पड़े, तो आपको डेली कम से कम 2 बार, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट बिफोर बेड, आपको 2 बार ब्रश करना ही करना है। और उसके साथ आपको अपनी ओरल हाइजीन, फ्लॉसिंग करना है, मतलब क्लीन करते रहना है अपने दांतों को। अगर और एक रेगुलर, जो मैंने आपको बताया कि स्केलिंग, आप 6 मंथ में नहीं तो 1 साल में जरूर करवाना चाहिए। अगर ये चीजें करवा रहे हैं तो आपको बार बार डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है।